वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आज हम करेंगे ऑप्शनल पेपर की मैराथन क्लास को। तो ये हमारी क्लास होगी ऑप्शनल पेपर में से इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए, तो पर्यावरणीय शिक्षा के लिए ये मैराथन सीरीज डेडिकेट की जा रही है। इसमें यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज डिस्कस्ड इन इट्स अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम इन्वायरमेंट के, तो इसको हम अमूर्त रूप से समझते हैं विद इन द जर्नल सिस्टम फ्रेमवर्क, और इसको जर्नल सिस्टम फ्रेमवर्क के साथ में अमूर्त रूप से समझा जाता है। एन इन्वायरमेंट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो जटिल रूप होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जो एक्ट करते हैं सिस्टम में और डिटरमाइन करते हैं कोर्सेज को और वे ऑफ एग्जिस्टेंस को भी डिटरमाइन करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट जो है डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से एनवायरोनर से। इसका मतलब हो जाता है इन सर्कल और सराउंड, मतलब कि हमारे चारों तरफ जो भी है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वो हर तरीके की बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल, मतलब कि जैविक और अजैविक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी चारों ओर, हमारे चारों तरफ सराउंड की हुई, उन सब को हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। अब इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू ईजे रॉस। रॉस ने बताया है कि वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इस तरह से रॉस ने कहा है इन्वायरमेंट इज एक्सटर्नल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अस। देन इन्वायरमेंट के बारे में 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज सराउंडेड, मतलब क्या है जो हमारे चारों तरफ है। देन सेकंड क्वेश्चन आ जाता है बाय व्हाट सराउंडेड, किसके द्वारा वो सराउंड किया गया है, क्या हमारे चारों तरफ जो है उपस्थित किया गया है, किसके द्वारा उपस्थित है वो चीज़। और वेयर सराउंडेड, कहाँ पे जो है चारों तरफ जो है सराउंडेड किया गया है, वो जगह का नाम है। तो यहाँ पे लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें अर्थ में आ जाती हैं, प्लांट अर्थ में। तो यही सारे वेयर सराउंडेड के आंसर में आ जाएंगे। देन नेचर ऑफ इन्वायरमेंट समझेंगे तो नेचर ऑफ इन्वायरमेंट में आ जाता है क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेट जो है एक वेरियस टर्म होता है, वेरियस डायमेंशंस का टर्म होता है ये। इसमें टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, एयर, ये सारी चीज़ें ही इन्वॉल्व हो जाती हैं। और क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, सिचुएशन, रीजन और और जो है लोकेशन। तो इस तरह से क्लाइमेट में बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं हर एक सिचुएशन को देखते हुए, प्लेस को देखते हुए। देन सेकेंड आ जाता है नेचर में नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हर एक प्लेस पर, चाहे वो कोल्ड हो या हॉट प्लेस हो, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है अफेक्ट करता है क्लाइमेट और टेम्परेचर को वहाँ के। देन थर्ड आ जाता है नेचर में सॉइल। तो सॉइल एक ऐसी टॉप मोस्ट लेयर हो जाती है लैंड की, जिसको हम सॉइल कहते हैं, और सॉइल वेरियस टाइप्स की होती है। देन फोर्थ आ जाती है नेचर में वाटर। वाटर जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है इन्वायरमेंट के द्वारा, रिवर से, पॉन्ड से, वेल से, स्प्रिंग से एंड लैक से, सीज के द्वारा जो है प्रभावित किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो है वाटर हमारी एक एसेंशियल नीड हो जाती है मानव जीवन के लिए। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट पे। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट की। तो लाइफ के लिए इन्वायरमेंट जो है हमें जीने के लिए संसाधन प्रभावित करता है, जैसे कि हेल्दी लाइफ देता है, क्लीन ब्रेथ देता है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है, एडुकेट रेनफॉल प्रोवाइड करता है, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है एंड सेव प्लांट्स।
देन नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो फॉर फूड के लिए जो है एनवायरनमेंट ज़रूरी है, शेल्टर के लिए एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है क्लोथिंग के लिए हमारे एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है, फर्नीचर प्रोवाइड करता है और मेडिसिन्स भी हमें एनवायरनमेंट के थ्रू ही मिलती हैं। देन थर्ड आ जाता है इसमें एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट की, तो हेल्थ के लिए ये इम्पोर्टेंस हो जाती है कि ये एनवायरनमेंट के द्वारा ही ह्यूमन जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, प्लीजेंट लिविंग में रहता है, सुखदायी लाइफ जीता है अपनी और प्रिवेंट करता है ये हमें डिसीजेस से। द नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्कोप एंड स्फेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो 4 टाइप के स्कोप और स्फेयर्स हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है एटमॉस्फेयर, देन सेकंड आ जाता है बायोस्फेयर, देन थर्ड है हाइड्रोस्फेयर एंड लास्ट है इसमें लिथोस्फेयर। तो ये सारे 4 स्फेयर्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट के। तो ये फर्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है एक तरह से ब्लैंकेट होता है गैसेस का जो सराउंड करता है अर्थ को। हाइड्रोस्फेयर में वेरियस टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज आ जाते हैं जैसे कि ओशियंस, सीज, लैक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पोलर्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर और ग्राउंड वाटर, ये सारे हाइड्रोस्फेयर में आ जाते हैं। देन थर्ड है स्फेयर्स में लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब है कि ये जो है सॉलिड अर्थ होता है। देन लास्ट आ जाता है इसमें बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर का मतलब हो जाता है कि ये अर्थ का एक पार्ट होता है जो इंक्लूड करता है एयर को, लैंड को, सरफेस को, रॉक्स को, वाटर को, विद इन विच द लाइफ अकर्स, जिसमें जो है जीवन जिया जाता है, एंड विच बायोटिक प्रोसेसेस इन टर्न अल्टर एंड ट्रांसफर, और जहाँ पे बायोटिक प्रोसेसेस को अल्टर किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो बायोस्फेयर ऐसा स्फेयर हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। इन्वायरमेंटल एजुकेशन ई इसको कहेंगे। तो इसका क्या मतलब है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स गेन अवेयरनेस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो इस ये एक ऐसा प्रोसेस है इन्वायरमेंटल एजुकेशन जिसके थ्रू इंडिविजुअल को उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, अवेयरनेस दी जाती है और उन्हें नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, एक्सपीरियंस दिए जाते हैं और एंड ऑल्सो दे कैन डिटरमाइन which will enable them to act individually and collectively to solve present and future environmental प्रॉब्लम्स। और इसमें ऐसे भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू उन्हें पता चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स को वो इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स को वो कलेक्टिवली एक दूसरे से मिलकर तब जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं इन्वामेंटल एजुकेशन के बारे में। तो इसमें अकॉर्डिंग टू कुक एंड हेड 1971 में बताया गया कि इन्वामेंटल एजुकेशन इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये एक प्रॉब्लम सेंटर्ड, इंटरडिसिप्लिनरी, वैल्यू ओरिएंटेड, कम्युनिटी ओरिएंटेड होता है और कंसर्न होता है विद मैन सर्वाइवल एज स्पाइसेस बेस्ड ऑन द स्टूडेंट इनिशिएटेड एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। तो ये डेफिनेशन दी गई थी। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे आते हैं। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि एजुकेशन फॉर द इन्वायरमेंट। इसमें जो है ऐसी शिक्षा दी जाती है जो हमारे पर्यावरण से जो है संबंधित होती है, पर्यावरण की सुरक्षा से, पर्यावरण की गतिविधियों से जो है संबंधित होती है। देन नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट में एजुकेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। तो इसमें जो है पर्यावरण से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन एजुकेशन थ्रू द इन्वायरमेंट। तो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है वो इन्वायरमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, इन्वायरमेंट में रह कर तब प्रोवाइड की जाती है। तो पर्यावरण के द्वारा जब शिक्षा दी जाएगी तो वो भी एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका। देन नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करेंगे। तो इन्वामेंटल एजुकेशन के नेचर में आ जाता है कि ये एक प्रोसेस होता है, एजुकेशनल प्रोसेस है इन्वामेंटल एजुकेशन, और लर्निंग प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे
स्टूडेंट जो है रिकॉल करते हैं, रिटेंशन करते हैं, तो ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है ये स्टडी के लिए, क्योंकि ये रिलेट करती है, जैसे कि इसमें बायोलॉजी, इकोलॉजी, अर्थ साइंस, जियोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस, तो ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है इसके नेचर में कि ये जो है इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है वेरियस डिसिप्लिन्स को, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोलॉजी, अर्थ साइंस, तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है नेचर में फोकस ऑन रिलेशनशिप एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो है रिलेशनशिप और इंटीग्रेशन पे फोकस करता है पूरी तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन। देन नेक्स्ट आ जाता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन फुलफिल करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हर एक डिमांड को। इसके बाद आते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन में, तो क्या स्कोप है इसका वो बताया गया है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन में आएंगे, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ही हमें सेंस ऑफ अवेयरनेस आता है, हम जो है अवेयर होते हैं हर एक चीज़ से। देन ये रियलाइज़ कराता है इंटर रिलेशनशिप को आपस में, मेंस और एनवायरनमेंट के बीच में क्या जो है रिलेशनशिप है, उसको रियलाइज़ कराया जाता है स्टूडेंट्स को। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि बेसिक नॉलेज को अक्वायर किया जाए एनवायरनमेंट के बारे में। देन इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल नॉर्म्स को डेवलप करना, टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना प्रॉपर स्किल्स को, एंड डेवलप करना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के। देन आते हैं कंपोनेंट्स पे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करेंगे, तो इसके कंपोनेंट्स में आ जाता है अवेयरनेस। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में और चैलेंजेस के बारे में, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे ह्यूमंस में एनवायरनमेंट को लेकर। देन एटीट्यूड क्या है हमारा, स्किल्स, पार्टिसिपेशन, तो ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस पे आएंगे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है वाइज यूज़ के लिए। देन इनकरेज किया जाता है क्रिएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू, कल्टिवेट अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंटल, एंड देन हेल्प्स टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड नॉलेज। ये जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें इंटीग्रेटेड नॉलेज देता है हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक फील्ड से रिलेटेड। देन नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस में इन्वायरमेंटल इश्यूज बीइंग ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हो जाती है और दी गई है इसमें। देन नेक्स्ट आते हैं गाइडलाइंस फॉर द इफेक्टिव इन्वायरमेंटल स्कूल्स एजुकेशन इन स्कूल्स। तो ये गाइडलाइंस बताई गई हैं इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल्स के लिए, तो रिड्यूस करना नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को। देन सेकंड है गाइडलाइन कि मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, दैट इट नीडेड टू बी लर्नड। देन थर्ड है गाइडलाइन कि अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द टॉपिक्स को रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स का रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट गाइडलाइन आ जाती है चेंजिंग द एजुकेशन फॉर्मेट को चेंज करना। द नेक्स्ट है इसमें ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द करिकुलम डिज़ाइन। तो टीचर्स का इसमें ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट गाइडलाइन आ जाती है अल्टर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड एट ईच क्लास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एफर्ट्स फॉर प्रमोटिंग इफ़ेक्टिव इन्वामेंटल एजुकेशन। तो क्या क्या एफर्ट लगते हैं इन्वामेंटल एजुकेशन को इफ़ेक्टिवली प्रमोट करने के लिए, तो इसको प्राइमरी स्टेज पे बताया गया है, इसके बाद सेकेंडरी स्टेज पे भी बताया गया है, देन हायर सेकेंडरी स्टेज पे बताया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या मतलब है ये समझेंगे। तो इकोलॉजी इज अ
साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन का, अबंडेंस का, रिलेशन का ऑर्गेनिज्म के बीच में, और क्या इंटरेक्शन है उनका इन्वायरमेंट के साथ में। तो इकोलॉजी जो है एक तरह से होल सोल स्टडी करता है, साइंटिफिक स्टडी होता है। देन इकोलॉजी इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ प्लांट को, एनिमल पॉपुलेशन को, प्लांट को एंड एनिमल कम्युनिटीज़ को इकोसिस्टम में। तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। द स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोसिस्टम के स्टडी जब हम करते हैं तो उसको इकोलॉजी कहते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड। इकोसिस्टम का टर्म दिया गया था 1930 में रॉय क्लाफेम के द्वारा। देन डेफिनेशन देख लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एजी टांसले के अनुसार बताया गया है, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिजल्ट करता है फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो रिजल्ट देता है जब उनमें इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट के बीच में। तो जो जीवित हैं और अजीवित फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में, उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन होता है तो उसका रिजल्ट जो है इको सिस्टम के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है इसे देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इसे कैटेगराइज किया गया है साइकिल्स में, फूड चेन में, देन फूड वेब्स में, इकोलॉजिकल पिरामिड में, देन कैरिंग कैपेसिटी और लिमिटिंग फैक्टर्स, हैबिटेट एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे साइकिल्स के बारे में। साइकिल्स में बताया गया है कि एवरी स्पाइसेस विद इन एन इकोसिस्टम रिक्वायर्स रिसोर्सेज। तो जितनी भी स्पाइसेस प्रजातियां पाई जाती हैं इकोसिस्टम में, उन्हें रिसोर्सेज की, एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले। द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द साइकिल्स ऑफ द एनर्जी। तो जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, उसको डिस्क्राइब किया जाता है साइकिल ऑफ एनर्जी के द्वारा एंड रिसोर्सेज के द्वारा, जो हर एक कम्युनिटी के लिए एसेंशियल होता है। तो साइकिल्स के द्वारा भी डिफाइन किया जाता है एनवायरमेंटल इंटरेक्शन को विद बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। देन सेकंड आ जाता है इसमें फूड चेन्स। तो फूड चेन्स क्या होती हैं? अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस होता है ये ऑफ द लिंक्स फूड वेब के लिए, जो स्टार्ट होता है ट्रॉपिक स्पाइसेस से दैट ईट नो अदर स्पाइसेस, जो किसी भी स्पाइसेस को वेब में नहीं खाती हैं, और एंड करता है एट द ट्रॉपिक स्पाइसेस पे ही दैट इज ईटन बाय नो अदर स्पाइसेस इन द वेब, जो किसी भी स्पाइसेस के द्वारा नहीं ईट की गई हैं। फंक्शंस ऑफ फूड चेन के बारे में बताया गया है। इसके बाद फूड चेन ट्रॉपिक क्लासिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें टेबल के थ्रू फूड चेन को प्रेजेंट भी किया गया है। तो सबसे पहले ग्रास खाने वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं, देन ग्रास हॉपर्स आते हैं, इसके बाद टोड, स्नेक, हॉक एंड बैक्टीरिया ऑफ द डिसे आते हैं जर्नल फॉर्म में। द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है फूड वेब्स का। तो फूड वेब्स क्या होते हैं? अ फूड वेब इज अ ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। ये एक तरह से ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है फीडिंग का, जो रिलेशनशिप दिखाता है अमंग स्पाइसेस के बीच में इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या रिलेशनशिप है स्पाइसेस के बीच में, उसे शो किया जाता है ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के द्वारा फूड वेब में। तो इस तरह से फूड वेब को दिखाया गया है। इसमें जो है ग्राफिकल चेन दिखाई गई है स्पाइसेस के बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का।
तो ये जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? द एनर्जी पिरामिड शोज हाउ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इंटरिंग ईच लेवल वेरीज अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये जो है एनर्जी पिरामिड होते हैं जो शो करते हैं कि कैसे जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर करती है ईच लेवल में, ट्रॉपिक लेवल्स के हर एक लेवल में कैसे वो एंटर करती है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी हर एक में, ट्रॉपिक लेवल में जो है 10% एनर्जी ही जो है ऊपर वाले में ट्रांसफॉर्म की जाती है। द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? तो इकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं इकोलॉजिस्ट की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एज अ मैक्सिमल पॉपुलेशन साइज ऑफ अ गिवन स्पाइसेस होता है। ये जो है एक ऐसा एरिया है जो सपोर्ट किया जाता है विदाउट रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट द सेम स्पाइसेस इन द फ्यूचर। तो इसमें सेम स्पाइसेस की कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं किया जाता है फ्यूचर के लिए। इसके टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी, देन सेकंड है एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। इसके बाद 6 कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? तो मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की लाइफ को हर एक फैक्टर इफेक्ट करता है, दैट में बी परमानेंट और टेम्परेरी, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। तो जो लिमिटेड होंगे उनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। देन 7th आ जाता है कॉन्सेप्ट में हैबिटेंट। हैबिटेंट का क्या मतलब है? हैबिटेंट रिफर्स टू द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पाइसेस पॉपुलेशन लिव्स। तो हैबिटेंट वे होते हैं, ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और स्पाइसेस की पॉपुलेशन जो है रहती है। देन 8th नंबर पे कॉन्सेप्ट आ जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक का। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ द जर्मिनेशन, growth, flowering, fruiting, etc. of the different spices are met at the same place but at the different times of the year. तो गर्मिनेशन, ग्रोथ, फ्लावर्स की और फ्रूट्स की ये जो है देखी जाती है डिफरेंट स्पाइसेस में एट द सेम प्लेस में। सेम ही प्लेस में हम डिफरेंट जो है स्पाइसेस को देखते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइम पे देखी जाती है, डिफरेंट ईयर्स में देखी जाती है। के बाद इम्पोर्टेंस आ जाती है इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये इनेबल करता है हमें कि हम जो है ऑर्गेनिज्म को समझ सकें, देन इंश्योर करता है बायोडाइवर्सिटी को। इसके बाद रिफ्लेक्ट करता है इंटरकनेक्टेडनेस को, कि कैसे एक इस ऑर्गेनिज्म जो है इकोसिस्टम में दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद सेल्फ सस्टेनिंग आ जाता है। द नेक्स्ट है रिमाइंडर ऑफ द वाइल्ड वर्ड regulating the climate. The next one is sources of food and fuel. फंक्शंस ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे तो फंक्शंस ऑफ इकोलॉजी में फर्स्ट आ जाता है रेगुलेशन फंक्शन। तो रेगुलेट करता है इकोसिस्टम। देन हैबिटेंट फंक्शन आ जाता है, इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन है, देन इंफॉर्मेशन फंक्शन आ जाता है इसी में। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो स्ट्रक्चर में 2 कंपोनेंट होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट एंड देन सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट। तो ये चार्ट जो है प्रेजेंट करता है रिलेशनशिप एक जो है इकोसिस्टम के बीच में। तो यहाँ पे सन दिखाया गया है जो सोलर एनर्जी है। इसके बाद सोलर एनर्जी जो है आती है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद ये जो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड कंजप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि प्लांट से ही एटमॉस्फेयर O2, CO2 एंड वाटर आ जाता है इसमें। इसके बाद जो है
ये कनेक्ट होता है सॉइल से। सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट होता है, वो वाटर के लिए होता है, और इसी में डिट्रीटिवोर्स और डीकम्पोजिशन होता रहता है। तो ये जो है पूरा रिलेशनशिप दिखाया गया है एक इकोसिस्टम के बीच में। अब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट को समझ लेते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट में बताया गया है कि द फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक स्ट्रक्चर। तो एक इकोसिस्टम के फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं उन्हें हम अबायोटिक स्ट्रक्चर में रखते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स को, सॉइल फैक्टर्स को, जियोग्राफिकल फैक्टर्स को, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स को और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। तो इसी में फर्स्ट आ जाता है फिजिकल फैक्टर एंड क्लाइमेटिक रिजिम। तो इसमें फिजिकल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक रिजिम्स में आ जाते हैं सॉइल। तो सॉइल आता है इसमें, देन एटमॉस्फेयर आ जाएगा, सोलर रेडिएशन आ जाएगा। देन नेक्स्ट है केमिकल फैक्टर्स। तो केमिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ये सब केमिकल फैक्टर्स में आते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट था बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है? बायोटिक कंपोनेंट आर ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। तो ये सारे ही लिविंग थिंग्स होते हैं जो एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। दे आर द एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक कंपोनेंट जो हैं इंक्लूड करते हैं वेस्ट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म को, और इनका अर्थ इज अ टीमिंग विद द बायोटिक बीइंग्स। तो अर्थ एक तरह से टीमिंग है बायोटिक बीइंग्स के लिए। बायोटिक कंपोनेंट जो है इंक्लूड करते हैं यूजुअली प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं, देन केमो ऑटोट्रॉप्स आते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद इसमें कंज्यूमर्स आ जाते हैं। तो कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, जैसे कि जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एनर्जी के साथ में, जैसे कि काऊ है और डियर्स हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे कि लायन और टाइगर। देन टर्सरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। तो टर्सरी कंज्यूमर्स जो है इनको ट्रॉपिकल लेवल पे रखा जाता है। इसके बाद थर्ड आ जाता है इसमें डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो डीकम्पोजर्स इंक्लूड करते हैं फंगी और बैक्टीरियाज को। दे ब्रेक डाउन केमिकल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ये ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल्स को प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर में से इनटू सिंपलर फॉर्म विच कैन बी रीयूज्ड। और ये जो है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि उसको जो है रीयूज में लाया जा सके। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम के क्या टाइप्स हैं? तो 4 टाइप से कैटेगराइजेशन किया गया है। फर्स्ट टाइप हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन सेकेंड है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, देन थर्ड है डेजर्ट इकोसिस्टम, देन फोर्थ आ जाता है aquatic ecosystem। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? द फॉरेस्ट इकोसिस्टम कवर्स द फ्लोरा फौना। इसमें फ्लोरा फौना आते हैं, और ग्राउंड कंडीशन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अ फॉरेस्ट। तो ग्राउंड कंडीशन भी इसी में आती है, पैरामीटर्स ऑफ फॉरेस्ट की। फ्रॉम द climatic conditions to the members, the relationship in the food chain, the forest ecosystem is dependent on the major resources available। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो डिपेंड करता है पूरी तरह से मेजर रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं नेचर के द्वारा यहाँ पे। इस तरह से हमने फर्स्ट टाइप देखा इकोसिस्टम का। देन सेकेंड टाइप आ जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब है कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पर
मोर वाटर रहता है, डिजर्ट की अपेक्षा यहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, बट नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट आ फॉरेस्ट, लेकिन इतना भी ज़्यादा वाटर नहीं होता है कि वो फॉरेस्ट को सपोर्ट कर पाया जाए। ग्रासलैंड्स बिगिन at edge of the desert biome and stretches across the land of the forest biome। द नेक्स्ट टाइप आ जाता है इकोसिस्टम का, डिजर्ट इकोसिस्टम। तो डिजर्ट इकोसिस्टम जो है एक जियोग्राफिकल स्टडी के द्वारा बताया गया, इसको डिफाइन किया गया है कि ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर एवरेज एनुअल प्रीसिपिटेशन सेल्डम एक्सीड करता है मोर देन 10 इंचेस पर ईयर में, और अमाउंट ऑफ वाटर जो है लॉस्ट हो जाता है यहाँ पे मोर देन अमाउंट ऑफ वाटर गेन्ड बाय द प्रीसिपिटेशन। यहाँ इसके अगर डेजर्ट इकोसिस्टम के उदाहरण हम बताएं, एग्जांपल्स बताएं, तो यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स आ जाएंगे जैसे कि सहारा या मोजावे, अंटार्कटिका, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। aquatic इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये लास्ट जो है टाइप है इकोसिस्टम का। aquatic इकोसिस्टम कंप्राइज करता है मरीन एनवायरनमेंट को ऑफ द सीज एंड फ्रेश वाटर सिस्टम लाइक लैक्स, rivers, ponds and wetlands। These ecosystem provide human being with a wealth of the natural resources। तो ये इकोसिस्टम जो है ह्यूमन को प्रोवाइड करता है वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज के धनी होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 3 तरह के जनरल टाइप होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है एक तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, डिज़ाइन करता है जो स्लो बायोमासेस से हायर या ट्रॉपिकल लेवल तक इकोसिस्टम के, और इसमें 3 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला आ जाता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर शो करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल। इसमें हर एक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को शो किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास से पहले हम डायग्राम देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर का। तो ये जो है डायग्राम है पिरामिड ऑफ नंबर का। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स को पहले शो किया गया है सबसे लास्ट में। देन आ जाते हैं नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ हर बायोस। देन नेक्स्ट आ जाएंगे उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल कार्निवोर्स। देन नेक्स्ट आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ लार्ज कार्निवोर्स। तो इस तरह से डिक्रीज इन नंबर्स में इनको शो किया गया है। देन नेक्स्ट आ जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास, जो शो करता है टोटल ड्राई वेट एंड अदर सुटेबल मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर्स को। तो पिरामिड ऑफ बायोमास ये होता है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं टोटल मास ऑफ प्रोड्यूसर्स, देन टोटल मास ऑफ हर्बायोस, देन टोटल मास ऑफ प्रीडेटर्स, देन लास्ट में आ जाएंगे सबसे टॉप पर टोटल मास ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स। तो ये डिक्रीज इन बायोमास के फॉर्म में दिया गया है। इधर भी प्रेजेंट किया गया है जैसे कि ओक ट्रीज, देन कैटरपिलर्स आ जाते हैं, ब्लू ट्रीट, देन स्पैरो वॉक्स आ जाएंगे इसमें। लास्ट कैटेगराइजेशन आ जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का, जो शो करता है रेट ऑफ एनर्जी के फ्लो को अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी। ट्रॉपिकल लेवल तक इसको शो किया जाता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी को इस तरह से शो किया गया है। इसमें सबसे लास्ट में आ जाते हैं energy stored by producers, then energy stored by primary consumers। इसके
ऊपर आ जाएंगे एनर्जी स्टोर्ड बाई सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन फाइनल कंज्यूमर सबसे टॉप पर हो जाएंगे। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल का। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को देख लेते हैं। ये एक ऐसे पाथवे होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 4 कैटेगरीज के एरियाज में जो है मेकअप प्लांट अर्थ करते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। Biogeochemical cycles are components of the broader cycle that govern the functioning of planet Earth। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो ऐसे कंपोनेंट्स ब्रॉड साइकिल को दिखाता है जो गवर्न करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द अर्थ प्लानेट की। तो इस तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बताया गया। इसका कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ द मटेरियल साइकिल्स, तो क्या क्या इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो मटेरियल साइकिल की कैटेगरीज में फर्स्ट है वाटर साइकिल, देन कार्बन साइकिल आ जाता है, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और लास्ट में है एनर्जी साइकिल। वाटर साइकिल की बात करते हैं तो वाटर साइकिल को हाइड्रोक्लोरिक साइकिल या H2O साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। वाटर कैन चेंज स्टेट्स अमंग लिक्विड, वेपर एंड आइस एट वेरियस प्लेसेस इन द वाटर साइकिल। तो वाटर को कई फॉर्म्स में चेंज किया जाता है, जैसे कि लिक्विड, वेपर एंड आइस के फॉर्म में वाटर साइकिल के। तो इस तरह से वाटर साइकिल के लिए एक आपको डायग्राम प्रेजेंट किया गया है। ये डायग्राम जो है यहाँ पे शो करता है ग्राउंड वाटर फ्लो को, यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है। ये लैंड है और यहाँ पे रिवर्स लेक्स दिखाई गई हैं। तो ये जो है संघनन, यहाँ पे वाटर लैंड से जो है ऊपर जाता है, वेपर ट्रांसपोर्ट होता है इसका, फिर उसमें जो है प्रिसिपिटेशन के द्वारा ये रेन के थ्रू फिर से जो है लैंड पे आता है। तो इस तरह से पूरा वाटर साइकिल आपको प्रेजेंट किया गया है इसमें। ये पूरा वाटर साइकिल के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देन नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल कैटेगराइजेशन में, मटेरियल साइकिल में कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है? तो कार्बन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल, एक तरह से होता है जो कार्बन के एक्सचेंज को दिखाता है बायोस्फीयर में, वीडोस्फीयर में, जियोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में अर्थ के, ये जो है केमिकल के एक्सचेंज को शो करता है। तो इस तरह से कार्बन साइकिल को प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन के एक्सचेंज को दिखाया गया है। देन इसके सेंडिमेंट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। फिर वेजिटेशन दिखाया गया है। इसके बाद डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन को प्रेजेंट किया गया है। तो ये पूरा था कार्बन साइकिल। नेक्स्ट साइकिल हमारा आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को देख लेते हैं। द नाइट्रोजन साइकिल इज अ सेट ऑफ बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस बाय विच नाइट्रोजन अंडरगोज केमिकल रिएक्शन। तो इसमें नाइट्रोजन को केमिकल रिएक्शन में लिया जाता है और इसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है, देन मूव किया जाता है डिफरेंट रिजर्वायर ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करके तब उसमें जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल को प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल आपको दिखाया गया है, जिसमें नाइट्रोजन को कैसे ये ट्रांसमिट होता है एक दूसरे में वो दिखाया गया है, पूरा शो किया गया है आपको।
इसके बाद प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल को बताया गया है, तो कैसे प्रोसेस होता है। इसमें फर्स्ट प्रोसेस में आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नेक्स्ट प्रोसेस में आता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, देन एसिमिलेशन आता है, फिर अमोनिफिकेशन आता है, फिर नेक्स्ट आ जाता है निट्रिफिकेशन, उसके बाद डीनिट्रिफिकेशन और फिर लास्ट में आ जाता है एनॉर्बिक अनोमिया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट साइकिल आ जाता है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल का क्या मतलब है, तो सल्फर जो है वो मेन फाउंड होता है अर्थ पर सल्फेट इन द रॉक में, और फ्री सल्फर के फॉर्म में भी इसको पाया जाता है। ये सल्फर इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जलाने से भी सल्फर हमें प्राप्त होता है, और एसिड रेन इसका प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट हो जाता है। तो सल्फर साइकिल को आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से सल्फर साइकिल के लिए हाइड्रोक्लोरिक साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल में इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है इसमें ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल जो है ये एक तरह का बायोजियो केमिकल साइकिल होता है, जो डिस्क्राइब करता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को विद इन द थ्री मेन रिजर्वायर्स, जैसे कि एटमॉस्फेयर इसमें एयर के रूप में, और द कंटेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मैटर्स विद इन द बायोस्फेयर, बायोस्फेयर में भी, और लास्ट आ जाता है लिथोस्फेयर में। तो इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल को शो किया गया है थ्री लेयर्स में, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में। और ये लास्ट है एनर्जी साइकिल। एनर्जी साइकिल हमारा लास्ट है। एनर्जी साइकिल में आ जाता है कि ये बेस्ड होता है पूरी तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी में इकोसिस्टम में, और एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज कन्वर्टेड बाय द प्लांट। एनर्जी जो सनलाइट से आती है वो प्लांट के द्वारा कन्वर्ट की जाती है विद द ग्रोइंग न्यू प्लांट मटेरियल्स इंक्लूडिंग लीव्स। लीव्स को इंक्लूड करते हैं इसमें, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, ट्रंक्स, रूट्स को हर एक तरह से इसमें एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, उसको न्यू फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है। तो ये एनर्जी साइकिल को शो किया गया है यहाँ पे। तो इसमें एनर्जी जो सन से आ रही है उसको प्लांट के थ्रू लिया जाएगा। प्लांट में जो है ऑक्सीजन निकलती है, फिर CO2 ये ग्रहण करता है, ऑक्सीजन निकालता है, वाटर इसमें लिया जाता है। तो इस तरह से पूरा साइकिल इसमें प्रेजेंट किया गया है, एनर्जी साइकिल। इसके बाद मैन और इन्वायरमेंट में रिलेशनशिप शो किया गया है। अब हमारी फर्स्ट यूनिट यहीं पे एंड होती है, आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन को कौन कौन से मेथड से टीच किया जाता है, इसका शिक्षण कैसे किया जाता है, उसको समझेंगे। तो टीचिंग के लिए मेथड सबसे ज़रूरी होता है। इसमें दो तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हम टीच कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मल टीचिंग मेथड्स आते हैं और इनफॉर्मल टीचिंग मेथड्स आते हैं। देन फॉर्मल टीचिंग मेथड्स को कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग मेथड्स में, जिसमें लेक्चर मेथड आ जाते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, सेमिनार मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, और फील्ड ट्रिप मेथड, सर्वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, असाइनमेंट मेथड, रोल प्ले मेथड। इतने मेथड जो है फॉर्मल टीचिंग मेथड्स में आते हैं। देन सेकेंड कैटेगराइजेशन था इनफॉर्मल टीचिंग मेथड का। तो इनफॉर्मल टीचिंग मेथड में 4 मेथड्स आ जाते हैं। तो इसमें पहला है ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, देन थर्ड है इसमें टेलीविज़न एंड रेडियो, एंड फोर्थ है इसमें पब्लिकेशन ऑफ मैगजीन्स।
तो सेमिनार मेथड में क्या होता है इसको समझेंगे। अ सेमिनार में बी डिफाइंड एज द गैदरिंग ऑफ द पीपल। एक तरह से ये पीपल्स को इकट्ठा करना होता है, पीपल्स की गैदरिंग होती है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग अ स्टेटेड टॉपिक। और एक टॉपिक में इसमें डिस्कशन किया जाता है। सच गैदरिंग आर यूजुअली इंटरैक्टिव सेशंस। तो ये इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं जिसमें पीपल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वेयर द पार्टिसिपेंट्स एंगेज इन अ डिस्कशन अबाउट द डिनीटेड टॉपिक। तो इसमें डिस्कशन किया जाता है लोगों के द्वारा उस टॉपिक पे। सेमिनार एक तरह से ग्रुप मीटिंग होती है जो फेस टू फेस भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एट द लीस्ट एक्टिवली एज द टीचर। तो जितना टीचर उनके एक्टिव नहीं होंगे उतने ही बच्चे भी उनके एक्टिव नहीं होंगे। इस तरह से ज़रूरी होता है कि टीचर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इसमें। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। तो सेमिनार के ऑब्जेक्टिव क्या-क्या होते हैं सेमिनार मेथड के? तो इसके कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है और एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्डिंग को डेवलप करता है। इसी तरह से अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि ये फीलिंग ऑफ टॉलरेंस को डेवलप करता है और फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन को डेवलप करता है। टाइप्स ऑफ सेमिनार की बात करें तो मिनी सेमिनार होते हैं। मिनी सेमिनार का क्या मतलब है? इसका कवरेज या स्कोप जो होता है वो बहुत सिंपल और स्मॉल रहता है। देन मेजर सेमिनार्स आ जाते हैं। मेजर सेमिनार्स वो सेमिनार होंगे जो कंडक्ट किए जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट में एट हायर लेवल और स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल टॉपिक पर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मेजर सेमिनार होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे नेशनल सेमिनार। नेशनल सेमिनार कौन से होंगे? तो ये एक एसोसिएशन होता है एनी टाइप एनी काइंड particularly with the academic or professional interest and an organization, government firm, etc. conducted the environmental seminar at the national level is called नेशनल सेमिनार। तो जो नेशनल लेवल पर सेमिनार जो है कंडक्ट किया जाता है वो किसी भी टाइप के पर्टिकुलर एकेडमिक हो या फिर प्रोफेशनल इंटरेस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या कंडक्ट किए जाते हैं, उसको नेशनल सेमिनार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मेथड आ जाता है वर्कशॉप मेथड। तो वर्कशॉप मेथड जो होंगे वो डिफाइन किए जाते हैं एज आ यूजुअली ब्रीफ इंटेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें जो है इंटेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स में। तो इसमें कम मात्रा में लोग रहते हैं और एक जो है पर्टिकुलर टॉपिक पे वो डिस्कशन करते हैं। देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने एफर्ट्स करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं पूरी तरह से। फीचर्स ऑफ वर्कशॉप। वर्कशॉप के फीचर्स क्या होंगे? तो ये स्मॉल होता है, इसमें 6 से 15 लोग ही पार्टिसिपेंट हों या स्टूडेंट हों वो इन्वॉल्व होंगे। पार्टिसिपेटरी होता है, इनफॉर्मल है और टाइम बाउंड रहता है। इसमें फिक्स टाइम होता है, इसका टाइमिंग सेशन जो है वो फिक्स्ड रहता है पहले से ही। सेल्फ कंटेंट होता है ये। स्टेप्स टू कंडक्ट अ वर्कशॉप। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं एक वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए? तो इसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है डिफाइन द वर्कशॉप ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला स्टेप है कि हमें वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस वर्कशॉप का। देन डिसाइड करना होता है ऑडियंस को, फिर शेड्यूल करना होता है वर्कशॉप को, फिर प्रिपेयर करना होता है पेपर हैंड आउट्स को, और उसके बाद आ जाता है रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स को। रिक्रूट किया जाता है कि कौन-कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट्स हैं, वॉलंटियर्स आ जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाता है एग्जीक्यूटिंग द लेसन प्लान। तब एग्जीक्यूट किया जाता है लेसन प्लान को, फिर यूजिंग इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज टू रीइंफोर्स इंफॉर्मेशन। तो इसमें रीइंफोर्स किया जाता है इंफॉर्मेशन को विद यूजिंग ऑफ इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है सीकिंग इंस्टेंस फीडबैक। फिर उसमें इंस्टेंट फीडबैक भी लिया जाता है तुरंत ही लोगों का। फिर देन नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है इसमें स्टेप फॉलो अप विद द पार्टिसिपेंट। फिर जो है लोग जो भी फीडबैक देते हैं उनके साथ फॉलो अप सर्विसेज में
जाया जाता है। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्कशॉप मेथड में। तो क्या बेनिफिट्स हैं वर्कशॉप मेथड के? फर्स्ट बेनिफिट आ जाता है इसका, इम्पार्ट इंटेंसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस लिमिटेड विद इन लिमिटेड टाइम। तो इसमें जो है इम्पार्ट किया जाता है इंटेंसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को विद द लिमिटेड टाइम पीरियड। तो इसमें जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को इंटेंसिव किया जाता है। देन सेकंड होता है एड इन टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इसमें प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स पे जो है ज़्यादा बल दिया जाता है और उनको एनहांस किया जाता है। हाँ, द नेक्स्ट मेथड आ जाता है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कौन सा है? तो इट इज़ अ टीचिंग स्ट्रैटेजी। ये एक तरह से टीचिंग स्ट्रैटेजी होता है जो एम्प्लॉय करता है साइंटिफिक मेथड को। ये सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड होता है, सर्च के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेथड स्टूडेंट सेंटर स्ट्रैटेजी के लिए ज़्यादा जाना जाता है और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए। कंडक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कैसे कंडक्ट किया जाता है? तो इसमें पहला आ जाता है स्टेप कंडक्ट करने के लिए इसको, कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है इसको कंडक्ट करने से पहले, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, कि पहले हम प्रॉब्लम को जान लेते हैं तब इसे कंडक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट होता है कि हमें इसके जो है बैरियर्स को, जो इसमें बाधक हैं, उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है, उनका वर्णन करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। देन थर्ड आ जाता है स्टेप कि आइडेंटिफाइंग वेरियस सॉल्यूशन। फिर उस प्रॉब्लम के लिए हम सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इसमें आ जाता है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगे। तो आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है की एलिमेंट्स को प्रॉब्लम के। देन क्रिएट अ मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम और अ रिलेवेंट प्रोसेस। तो इसमें क्रिएट किया जाता है एक मॉडल को प्रॉब्लम के लिए, फिर अप्लाई किया जाता है साइंटिफिक मेथड को, फिर अप्लाई ट्रेजर एंड देन रीडिफाइन द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद रीडिफाइन किया जाता है उस प्रॉब्लम को। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्राई आउट अ सॉल्यूशन। फिर इस प्रॉब्लम पे एक जो है सॉल्यूशन को ट्राई किया जाएगा, उस पे पूरी तरह से लगाया जाएगा, तब देखा जाएगा कि उसका क्या रिएक्शन आ रहा है। फील्ड ट्रिप मेथड आता है। फील्ड ट्रिप मेथड को इंट्रोड्यूस गया था 1827 में जॉर्ज सेलिबियर के द्वारा, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम के थे। फील्ड ट्रिप मेथड एक तरह से विजिट होता है किसी प्लेस का जो आउटसाइड ले जाया जाता है रेगुलर क्लास से हट के। तो इसको डिज़ाइन किया जाता है सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। फील्ड ट्रिप जो है जब विजिट किया जाता है किसी प्लेस पर, तो वहाँ पे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ले जाया जाता है बच्चे को, जो करना यहाँ पे क्लासरूम में करना इसको पॉसिबल नहीं होता है। फील्ड ट्रिप जो है एक तरह से कनेक्ट करता है स्कूल वर्क को विद द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के साथ में, संसार के साथ में स्कूल वर्क को इससे कनेक्ट किया जाता है। फीचर्स ऑफ फील्ड ट्रिप की बात करते हैं तो ये फैसिलिटेट करता है लर्निंग को अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में। तो ये अमूर्त कॉन्सेप्ट में भी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को थ्रू इंक्रीज्ड इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें इंक्रीज करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू टीचर सोशल इंटरेक्शन को। इसी तरह से जो है आते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप की बात करें तो इसमें इंस्ट्रक्शनल ट्रिप आ जाती है, स्कूल कॉन्टेस्ट आ जाते हैं, देन मोटिवेशनल ट्रिप्स आती है, फिर इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं, और इसके बाद लिमिटेशन दी गई है फील्ड ट्रिप मेथड की। देन नेक्स्ट मेथड पे आते हैं सर्वे मेथड पे। तो सर्वे मेथड जो है वो पूरी तरह से इसमें गैदर किया जाता है इंफॉर्मेशन को surveys के थ्रू। तो a small survey of the locality may be undertaken to students study people's attitude toward the population growth of a town। तो इसमें अगर स्मॉल सर्वे की बात करें तो इसमें लोकेलिटी में ये देखा जाता है कि पीपल का क्या व्यू है टुवर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, उनका क्या व्यू है।
तो ये देखा जा सकता है सर्वे मेथड किसी भी टॉपिक के लिए हम कर सकते हैं और उसमें डोर टू डोर जाकर तब इन्फॉर्मेशन ली जाती है। मेथड्स ऑफ सर्वेज की बात करें तो इसमें कई सारे मेथड आ जाते हैं, जैसे कि मेल सर्वे, टेलीफोन सर्वे, पर्सनल इंटरव्यू सर्वे, ईमेल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे या सोशल मीडिया सर्वे। बेनिफिट्स ऑफ सर्वे मेथड की बात करें तो इसमें बेनिफिट होता है कॉस्ट का, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है ये, डेटा कलेक्शन इसमें ईजियर होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट कि इंक्रीज डेटा कलेक्शन, एक्यूरेसी रहती है इसमें, क्योंकि हम जिससे इंफॉर्मेशन कनेक्ट होती है उसी से बात करते हैं। देन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वर्सेटाइल होता है और सैम्पल साइज इसमें जो है वो मोस्ट एक्यूरेट रहता है। इसके बाद लिमिटेशंस दिए गए हैं सर्वे मेथड के। द नेक्स्ट मेथड आ जाता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या बताता है? तो प्रोजेक्ट मेथड रेफर करता है एक सेट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी से जो इनेबल करता है टीचर्स को कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करें इन डेप्थ में स्टडी के लिए और रियल वर्ल्ड के टॉपिक से उनको कनेक्ट करें। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड को। देन गाइडलाइंस दी गई हैं प्रोजेक्ट मेथड को कंडक्ट करने के लिए। इसके बाद टाइप्स बताए गए हैं, तो किलपैट्रिक के द्वारा ही टाइप्स बताए गए हैं प्रोजेक्ट मेथड के। इसमें फर्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट मेथड, देन आर्टिस्टिक आ जाता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके बाद लास्ट में आ जाता है ग्रुप वर्क। फिर बेनिफिट्स बताए गए हैं प्रोजेक्ट मेथड के लिए। इसके बाद लिमिटेशंस आ जाते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। एग्जीबिशंस की बात करते हैं तो एग्जीबिशंस क्या होते हैं? एग्जीबिशंस का मतलब है कि एक जो है प्रदर्शनी लगना, जब हम एक ही जगह पे कई सारी चीज़ों को और ह्यूज अमाउंट में या बड़े मात्रा में दिखाते हैं तो उसको जो है एग्जीबिशन कहा जाता है। ये एक तरह से प्रोजेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है या प्रोडक्ट्स का, तो इस तरह से एग्जीबिशन किया जाता है। एग्जीबिशन एग्जीबिशन एक तरह से समेटिव असेसमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक अवेयरनेस का। तो पब्लिक अवेयरनेस का मतलब हो जाता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है एक तरह से लर्निंग का, जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज को और इन्वायरमेंट के थ्रू जो है अवेयरनेस को इंक्रीज करता है एक तरह से। तो पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोग इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा सजग रहें। मेथड्स ऑफ मेकिंग पब्लिक अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट, तो क्या क्या मेथड्स हो जाते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए? तो इसमें फर्स्ट आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको RWH कहते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक मेथड हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH हैज़ thus regained its importance as a valuable alternative और सप्लीमेंट्री वाटर रिसोर्सेज। तो ये एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो जाता है जिसको वैल्यूएबल अल्टरनेटिव मेथड या सप्लीमेंट्री वाटर रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक सिंपल और लो कॉस्ट टेक्निक होती है जो रिक्वायर करती है मिनिमम स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ को, नॉलेज को और ऑफर मनी बेनिफिट्स। इसके द्वारा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो कलेक्टेड रेन वाटर कैन सप्लीमेंट अदर वाटर रिसोर्सेज। तो कलेक्टेड जो रेन वाटर होता है, वर्षा के जल को जो हम एकत्रित करते हैं, वही जो है सप्लीमेंट करता है अदर वाटर रिसोर्सेज को। रीजंस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या इसके जो है कारण है? तो इसमें पहला आ जाता है इंक्रीजिंग वाटर नीड, हमारी वाटर की नीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। द नेक्स्ट रीज़न आ जाता है वेरिएशन इन द वाटर अवेलेबिलिटी, तो वेरिएशन होता है वाटर अवेलेबिलिटी के लिए। द नेक्स्ट रीज़न है एडवांटेज ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज नियर द प्लेस ऑफ यूज़।
देन नेक्स्ट है रीज़न में क्वालिटी ऑफ द वाटर सप्लाईज, देन वाटर सप्लाई लिमिटेशन होती है इसके लिए, कस्टमर बेनिफिट्स एंड सप्लाइड इम्प्रूव्ड सप्लाई रिलायबिलिटी। इसके बाद टेक्निक्स और मेथड्स बताए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसमें टेक्निक्स और मेथड्स में पहला है कि स्टोर करना चाहिए रेन वाटर को, सरफेस पर जो है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टेक्निक और मेथड आ जाता है कि आर्टिफिशियल रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर का, जिसमें रिचार्ज पाइप्स, ट्रेंचेस, डग वेल्स, हैंड पाइप्स, रिचार्ज वेल्स, रिचार्ज स्टाफ आते हैं। इसके बाद थर्ड है इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये मेथड बताए गए हैं, जिसमें रेन वाटर बैरल्स आते हैं, ड्राई सिस्टम, वेट सिस्टम और ग्रीन रूफ आ जाता है। इसके बाद बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो इसका बेनिफिट हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फ्लड मिटिगेशन के लिए, इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल इससे बढ़ता है और ग्रेटर वाटर अवेलेबिलिटी होती है, प्रिवेंट करता है ये सॉइल इरोजन से और फ्लूडिंग से, इजी मेंटेनेंस होता है इसका। इसी तरह से कुछ और बेनिफिट्स दिए गए हैं। फिर इसकी लिमिटेशंस बताई गई हैं, तो ये अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल है, इनिशियल हाई कॉस्ट इसमें इंक्लूड होता है, स्टोरेज लिमिटेशन रहती है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अब इको टूरिज्म। इको टूरिज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इको टूरिज्म जो दो वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें पहला वर्ड आ जाता है इकोसिस्टम, देन सेकंड वर्ड है टूरिज्म। तो इनसे मिलाकर इको टूरिज्म को बनाया गया है। इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम रहते हैं, और टूरिज्म का मतलब है कि ये एक प्रैक्टिस है ऑफ ट्रैवलिंग द प्लेजर फॉर प्लेजर। तो इसमें जो है ये प्रैक्टिस होती है ट्रैवल के लिए, जब हम खुशियों के लिए अपने ट्रैवल करते हैं तो उसको टूरिज्म कहते हैं। इस तरह से इको टूरिज्म का मतलब हो जाता है कि टूरिज्म इन्वॉल्व ट्रैवल टू एरियाज ऑफ द नेचुरल एंड इकोलॉजिकल इंटरेस्ट। तो हम जब नेचुरल और इकोलॉजिकल इंटरेस्ट के एरियाज में ट्रैवल करते हैं तो उसको टूरिज्म कहते हैं। टिपिकली अंडर द गाइडेंस ऑफ द नेचुरलिस्ट की गाइडेंस में, फॉर द पर्पस ऑफ द ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ। इसमें जो है हमारा पर्पस हो जाता है कि हम वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करें या लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट के बारे में सीखें, और एंड एट द सेम टाइम फोकस ऑन द वाइल्ड लाइफ, और उसी टाइम पे हम वाइल्ड लाइफ पे फोकस करें, प्रमोट करें अंडरस्टैंडिंग को, कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट को। इस तरह से फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं इको टूरिज्म के बारे में। देन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं इसके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको जानेंगे। तो डे बाय डे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं, जैसे जैसे ये ईयर्स पास होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जा रही हैं। An environmental problem arises whenever there is a change. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब यहाँ पे कोई चेंज होता है क्वालिटी या क्वांटिटी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हेल्थ को और वेल बीइंग ऑफ द मैंस के एडवर्स मैनर में इसमें इफेक्ट आता है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होंगी? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया गया है एट लोकल लेवल पे, देन एट नेशनल लेवल पे, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है लोकल लेवल पे कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। तो लोकल लेवल पे आ जाती हैं डिक्लाइनिंग फिशेस, देन destruction of the habitat, land degradation, then depleting groundwater supplies, इसके बाद solid water disposal, और फिर आ जाता है storm water, then sewage disposal। इसके बाद एट नेशनल लेवल पे देखें तो लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इलीगल ट्रेड ऑफ द इंडेंजर्ड स्पाइसेस, देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज,
और इसके बाद ओज़ोन लेयर डिप्लेशन। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। तो ग्लोबल वार्मिंग वो कंडीशन होती है जब अर्थ हमारी हीट हो जाती है, हीट अप हो जाती है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। इट हैपेंस व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस trap heat and light from the sun is in the earth's atmosphere which increase the temperature। तो ये तब होता है जब ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हीट को ट्रैप करती हैं और सन की लाइट को भी उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, तब जो है ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ जाती है। दिस हर्ट्स मैनी पीपल्स एनिमल्स प्लांट्स। तो ये पूरी तरह से हर्ट करती हैं पीपल्स को, एनिमल्स को और प्लांट्स को। मैनी कैन नॉट टेक द चेंज सो दे डाई। तो यहाँ पे कोई भी चेंज कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग refers to mean temperature of the entire globe are averaged over all the month and all the places। तो इसमें all month सभी महीनों में और सभी places में जो इसमें एवरेज जो है ग्लोब का टेम्परेचर होता है। कॉजेज़ क्या होंगे ग्लोबल वार्मिंग के? तो इसका पहला कॉज हो जाता है पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। तो बढ़ती हुई पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के दोनों ही रीजंस हैं। देन फॉरेस्टेशन। तो इसमें जो है वनों का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है, फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा कटिंग किए जा रहे हैं, इसलिए भी ग्लोबल वार्मिंग इसका भी कॉज है। देन नेक्स्ट कॉज आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग का प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स फॉर द फूड। तो प्रोडक्शन किया जाता है एनिमल्स का फूड के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस इसके जो है कॉजेज में आ जाते हैं। देन वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी इसके कॉजेज में आएंगे। इसके बाद इफ़ेक्ट आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट होता है कि ये ग्लोबल टेम्परेचर को हाई करता है और सीज़ के लेवल को राइज़ करता है, देन मेल्ट करता है आइस कैप्स को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका इफ़ेक्ट कि इंक्रीज़ करता है प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी को, ड्राउट्स और हीट वेव्स की। देन स्प्रेड करता है डिसीज़ेज़ को पूरी तरह से। फिर फूड स्टोरेज और हंगर्स को भी ये इसी का इफ़ेक्ट है। कंट्रोल मेजर्स दिए गए हैं इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जैसे कि वाइंड पावर्स। फिर बर्न मेथेन को जो है जला देना चाहिए और यूज़ स्मार्ट कूलर्स हीटर और एयर कंडीशनर्स का यूज़ करना चाहिए। ट्यून अप एंड मेंटेन व्हीकल्स प्रॉपरली। देन क्लीन द एयर इन द हाउस। तो घर में जो है शुद्ध हवा ही आनी चाहिए। रिड्यूस इलास्टिसिटी यूजेस टू द मिनिमम। देन प्रीफर रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग को भी प्रेफर करना चाहिए कि जो है वेस्ट जो आइटम्स हैं उनका हम मटेरियल्स हैं उनका हम रीयूज़ कर सकें, रिसाइकलिंग कर सकें उनकी। के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज जो है इनहेरेंटली वेरिएबल होता है। क्लाइमेट जो है डिफर करता है प्लेस टू प्लेस, ये वेरी करता है टाइम टू टाइम में। क्लाइमेट चेंज पॉजेजेस यूनिक चैलेंज है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, जो अनलाइक ह्यूमन थ्रेड्स caused by the particular toxin and diseases pathogen, and where there are many ways that climate changes can lead to the potentially harmful for the health effective। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग्स को और उनकी लाइफ को। इसका इफ़ेक्ट जो है लॉन्ग पीरियड के लिए भी देखा जाता है और शॉर्ट पीरियड के लिए भी देखा जाता है। क्लाइमेट चेंज टुडे इज़ लेस ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस के लिए इसको जाना जाता है। कॉजेज़ क्या होंगे इसके?
नेचुरल कॉज देखें तो इसमें नेचुरल कॉज में आ जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आ जाते हैं, देन वॉल्केनोज आते हैं, देन अर्थ टिल्ट आते हैं, इसमें ओशियन करेंट्स आते हैं। ह्यूमन कॉजेज़ में देखें तो एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स, डिफ्रिजरेशन और मैन्युफैक्चरिंग आते हैं इसी में। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें तो मानसून पे इसका इम्पैक्ट होता है, एग्रीकल्चर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ पे मानव के और वेदर पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। सी लेवल अराइज होता है इसी से, यूवी रेडिएशन से इंक्रीज होता है, चेंज होता है टेम्परेचर में। ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करते हैं तो ओजोन लेयर डिप्लेशन इज़ अ बेल्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग ओजोन गैस। ये जो है एक तरह से बेल्ट होती है ओजोन गैस की, जिसकी साइट होती है 9.3 से लेकर 18.3 माइल्स तक की। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए ये रिएक्शन दी गई है। O2 रिएक्ट करता है रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द सन से, तो इसमें 2O हो जाता है। फिर उसके बाद O2 प्लस O से जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे ओजोन बनता है, इसको O3 से प्रेजेंट करेंगे। कॉजेज़ क्या होंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन के, तो डिप्लेशन थ्रू CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो डिप्लेशन होता है वो इसका कॉज हो जाएगा। देन सेकेंड कॉज हो जाता है डिप्लेशन थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड में जो भी डिप्लेशन होगा वो भी इसका कॉज है। फिर डिप्लेशन थ्रू नाइट्रोजन पैराऑक्साइड पैराऑक्साइड, तो नाइट्रोजन पैराऑक्साइड में जो भी चेंजेस होंगे वो भी इसका कॉजेज हो जाएंगे। फिर डिप्लेशन थ्रू CI2 गैस, तो इसमें भी जो है ये कॉज हो जाता है। फिर डिप्लेशन थ्रू नेसेंट ऑक्सीजन, इसी तरह से कई सारे कॉजेज होते हैं इसके डिप्लेशन के लिए। फिर इफ़ेक्ट बताया गया है इसके डिप्लेशन के लिए, तो इसके इफ़ेक्ट में आ जाता है कि ये ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और इकोसिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल को इफ़ेक्ट करता है, एयर क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को भी इफ़ेक्ट करता है और अफेक्ट करता है लाइफ टाइम कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स को। देन कंट्रोल मेजर्स दिए गए हैं ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है लिमिट प्राइवेट व्हीकल्स ड्राइविंग, तो ये जो है लिमिटेड प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग होगी तो उसमें जो है कंट्रोल किया जा सकता है ओजोन लेयर डिप्लेशन को। और इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए और अवॉइडिंग यूजिंग फीड प्रैक्टिस पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। देन डेवलपिंग स्ट्रीजेंट रेगुलेशन फॉर द रॉकेट लॉन्चेस, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट की बैनिंग द यूज़ ऑफ द डेंजरस नाइट्रस ऑक्साइड जो डेंजरस होती है उसके यूज़ से बचना चाहिए, उसको जो है बैन कर देना चाहिए। इस तरह से कंट्रोल मेजर्स बताए गए हैं। सो थैंक यू एवरीवन। ये इसमें हमने यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड एंड फोर्थ को कवर करेंगे।